तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत लोगों आप लोगों को दिक्कत होती है गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करने में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि कोई भी गद्यांश और पद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं या कौन सा महत्वपूर्ण गद्यांश या पद्यांश पूछा जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को गद्यांश के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश उठा है, बस इतना ही आता है। देखिए, इतना दे देगा आपको, ये गद्यांश है, इसके नीचे अंडरलाइन किया। अब इसका आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा और इसका आपका रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसके विपक्ष में पूछता है। ठीक है, सारांश पे पूछता है, बस 3 क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, 6 नंबर आपको मिल जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, ये जो आपका गद्यांश है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाके इसको जरूर से आप अच्छे तरीके से नोट करके याद कर लीजिएगा। आप किसी कीमत पे इसे याद करना है। जो गद्यांश में होता है बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में खोज कर तब इसको हमने नोट किया है कि यह सबसे ज़्यादातर पूछा गया है। ठीक है, अब क्या करा, देखिए, कभी भी गद्यांश आ जाए ना, उसको पढ़ते हैं। पहले कोई भी गद्यांश आ जाए जिसे पढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है कि अश्वारोही पास आया। क्या करा है, अश्वारोही पास आया। अब ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शाहजहां था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह जाती हूँ। तो ये आपका गद्यांश है। ठीक है, अब यह गद्यांश आप पढ़कर अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यह गद्यांश जो है किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 प्रश्न पूछे गए, तो गद्यांश हो गया। अब गद्यांश के नीचे देखिए यहाँ पे 3 प्रश्न दिया है। प्रश्न नंबर पहला कि प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। ठीक है, क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जितना भी रेखांकित अंश जितने जितने यहाँ पे लाइन अंडरलाइन किए गए हैं सबका आपको व्याख्या करके बताना है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा अंडरलाइन किया है, मतलब पूरे के पूरे गद्यांश पे अंडरलाइन किया है। तो मतलब पूरा गद्यांश का ये मैं व्याख्या करना पड़ेगा शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, इसके बाद स में 3 चीज़ पूछा है। पहला कि शाहजहां शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, और दूसरा कि चिर विश्राम गृह से क्या आश्रय है, और आजीवन भयभीत रहने के कारण लिखिए। ये सभी तीनों वर्ड जो है उसमें यूज किए गए हैं। तो उसी का अर्थ पूछ रहा है कि शाहजहां शब्द किसके लिए उपयोग किया गया होगा, चिर विश्राम गृह से आप क्या से समझते हैं, और आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ देखेंगे। संदर्भ में होता है कि किस चैप्टर से लिया गया है और कौन से लेखक किसे लिखे हैं। ठीक है, ये करना होता है। तो आप अच्छे तरीके से सब पढ़ लीजिएगा 1-2 बार बढ़िया से, ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो देखिए, संदर्भ यहाँ हमने लिख के लेकर आया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। संदर्भ ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है आपको और लिखना है कि प्रस्तुत गद्य अवतरण, क्योंकि गद्य से लिया गया, गद्यांश से, तो गद्य से लिया गया होगा। तो यह ना कि पद कर दें, गलत हो जाएगा। गद्य से लिया गया, गद्यांश है। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, देखिए हिंदी को ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा, हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से क्या है, उद्धृत है। और इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक कौन, श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके जो लेखक हैं वो कहाँ, छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद हैं। बस इतना आपको किस में लिख देना है, संदर्भ में लिख देना है। ठीक है, संदर्भ में इतना आपको लिख देना है कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित कौन से चैप्टर, ममता चैप्टर से लिया गया है, ममता नामक कहानी से उद्धृत है। और इसके जो लेखक हैं छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक पहला समझ में आ गया ना आपको, प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ। तो संदर्भ इस प्रकार लिखना है और 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर पहला क्लियर हो गया। अब प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या, अब जितना भी रेखांकित अंश के नीचे क्या है कि अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती कि वह शाहजहां था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह क्या रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, में अपने चिर विश्राम गृह जाती हूँ। अब इसी का आपको क्या करना है, अर्थ लिखना है। ठीक है,
तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालिए रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालने के बाद देखिए लिखिए क्या कवि लेखक क्या कह रहे हैं। श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर उससे कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नवनिर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को दिया था। कह रहे हैं कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही को क्या किया, बुलाया और उससे कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का क्या नवनिर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को क्या किया था, दिया था। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे लिखिए इस स्लिप में, मैं अपनी पूरी जिंदगी में क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत रही कि कहीं मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर न हो जाऊं, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना क्या किया, सुन लिया और मुझे जीवित रहने बेघर होने से क्या किया, बचा लिया। आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, अर्थात अब मेरे जीवन का अंत समय निकल आ गया है। अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ अथवा महल, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अब मैं अपने उस घर में जा रही हूँ जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। ठीक है, ये मरने की बात कर रही हैं। ठीक है, तो देखिए आई होप आपको क्लियर, ये आप सब क्या है इसका व्याख्या था। ठीक है, रेखांकित अंश का हमने यहाँ पे व्याख्या अच्छे तरीके से लिखा है और इसे आपको क्या कर देना है, अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। ठीक है, एक दो बार पढ़ेंगे तो इसका पूरा का पूरा अर्थ आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे तरीके के रेखांकित अंश की व्याख्या समझ में आ गया हो, पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। तो रेखांकित अंश का व्याख्या कंप्लीट हो गया। नोट करके एक बार दो बार पढ़ेंगे जिससे ना तो अच्छे तरीके से अपने आप अर्थ समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। इसके बाद स में 3 पॉइंट है। पहला कि स जहाँ शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो आइए देख लेते हैं पहले किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो चलिए लिखिए यहाँ पे स का पहला देखिए क्या है, प्रस्तुत गद्यांश में शाहजहां शब्द मुगल सल्तनत के बाबर के पुत्र और अकबर के पिता हुमायूं के लिए प्रयोग किया गया है। शाहजहां शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो मुगल सल्तनत के बाबर के जो पुत्र थे अकबर और अकबर के जो पिता थे क्या, हुमायूं के लिए क्या किया गया, प्रयोग किया गया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया कि शाहजहां शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा है कि चिर विश्राम गृह से क्या आशय है। चिर विश्राम गृह से क्या आशय है, तो ये जानते हैं कि चिर विश्राम गृह से क्या आशय है। तो देखिए लिखा है चिर विश्राम गृह से आशय है ऐसे गृह से है जहाँ मनुष्य अनंत समय तक विश्राम कर सके, अथवा ऐसा गृह जिसका अस्तित्व अंतहीन समय तक बना रहे और जिसमें व्यक्ति अंतहीन समय तक विश्राम भी कर सके, यह चिर विश्राम का आशय है। चिर विश्राम गृह का आशय समझ में आ गया आप लोगों को ना। वो गृह जहाँ मनुष्य अनंत समय तक विश्राम कर सके, ऐसा गृह जिसका अस्तित्व अंतहीन समय तक बना रहे और जिसमें व्यक्ति अंतहीन समय तक क्या कर सके, विश्राम कर सके। ठीक है, चलिए अब तीसरा है कि आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखे। आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखना है। तो तीसरा पॉइंट है जो कि इसमें है, यहाँ पे देखिए, ममता नहीं चाहती थी कि मुगल शाहजहां के पैर उसकी स्वाभिमानी झोपड़ी में पड़े और वह उसे किसी प्रकार की सहायता दे। वह अपने निवास स्थल को लेकर भयभीत हो रही थी। ममता नहीं चाहती थी कि मुगल शाहजहां के पैर उसकी क्या स्वाभिमानी झोपड़ी में पड़े और वह उसे किसी प्रकार की सहायता दे। वह अपने निवास स्थल को लेकर क्या की, भयभीत रही थी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश आप लोगों को हमने बताया और उसमें 3 पॉइंट लिखवाया, संदर्भ, उसका व्याख्या और तीनों पॉइंट ये वाला। अब जाके 6 नंबर आपका क्लियर हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ महत्वपूर्ण है आपका गद्यांश, इसे किसी कीमत पे आपको तैयार करके ही आपको एग्जाम में जाना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये गद्यांश है, बहुत ही प्यारा गद्यांश, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो इग्नोर मत कीजिएगा इसको, हमारी बात मानिए, आप अच्छे तरीके से नोट करके याद करके जाइएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब पद्यांश देख लेते हैं कौन सा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पद्यांश यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्रभु ही चितई पुनि चितौ मही अरे मदी राजत लोचन लोल खेलत मनसीज मीन जुग जनु बिंदु मंडल डोल। ठीक है, ये आपका महत्वपूर्ण पद्यांश है जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और बहुत बार भी पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। प्रभु ही चितई पुनि चितौ मदी राजत लोचन लोल
खेलत मनसी जमीन जुग जनु बिंदु मंडल डोल। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले इसका क्या लिखना पड़ता है, संदर्भ लिखना पड़ता है, इसके बाद प्रसंग लिखना पड़ता है, फिर व्याख्या लिखना पड़ता है। ठीक है, तो एक एक नंबर इस पे मिलता है। ठीक है, एक एक नंबर डेढ़ नंबर मिलता है, तो 3 नंबर, 3 नंबर इसमें मिलता है, तो 6 नंबर आपको एग्जामिनर देता है। संदर्भ में क्या है कि यह पद, देखिए पद से लिया गया था, यह पद श्री सूरदास, देखिए सूरदास के नीचे मैं हाईलाइटेड किया हूँ इसलिए कि इसी पॉइंट को आप हाईलाइटेड करना है। यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, किस शीर्षक से, तो पद शीर्षक से उद्धृत है। तो सूरदास जी इसको लिखे हैं अपने सूर सागर ग्रंथ में लिखे हैं, और यह हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से क्या है, उद्धृत है। ठीक है, अब प्रसंग में देखिए क्या है, तो प्रसंग में कि किसके बारे में बात हुई, यह प्रसंग में लिखना होता है। तो प्रस्तुत पद में सीता जी के संदर्भ का वर्णन किया गया है, सीता जी के संदर्भ के वर्णन किया गया, मतलब इस जो ये 4 लाइन का पंक्ति दिखाई दे रहा है आपको, इसमें पूरी सीता जी की बात हुई है, सीता जी के संदर्भ के वर्णन में किया गया है यह बात। तो देखिए व्याख्या में अब लिखेंगे, व्याख्या में कि उन्हीं का व्याख्या करना है जो पद्यांश था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी की वाणी की असमर्थता को व्यक्त करते हुए अलंकारहित रूप से कह रहे हैं कि पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर और तत्पश्चात लज्जा से पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं मानो चंद्रमंडलीय रूपीय डोल में कामदेव की 2 मछलियां क्या क्रीड़ा कर रही हैं। ठीक है, देखिए कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता जी की जो वाणी की असमर्थता को क्या कर रहे हैं, वो व्यक्त करते हुए अलंकारहित रूप से कह रहे हैं कि पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर, फिर इसके बाद लज्जा से पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल जो नेत्र है इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं मानो चंद्रमंडलीय रूपीय डोल में कामदेव की 2 मछलियां क्या कर रही, क्रीड़ा कर रही हो। ठीक है, इस प्रकार उनका नेत्र लग रहा है, उनकी नेत्र की यहाँ पे विवेचना किए हैं हमारे कवि जी सूरदास जी। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने आप लोगों को गद्यांश बताया, पद्यांश, ये दोनों गद्यांश पद्यांश आपको किसी कीमत पे तैयार कर लेना 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।